हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। तो एक एक कर दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने जैसे डिक्लेयर कर दिया कि कुछ बैंक नोट्स एंड कॉइन्स है, अब वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी कि अब ये बैंक नोट्स और कॉइन्स अब आप इनको ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, इस केस में गवर्नमेंट सारे का सारा सारी की सारी पुरानी करेंसी को गवर्नमेंट वापस ले लेगी एंड बदले में न्यू करेंसी गवर्नमेंट लोगों को इशू कर देती है। ठीक है, so it is basically known as the act of removing a currency unit of its status as legal tender। क्लियर है? ठीक है, सो इंडिया में गवर्नमेंट ने 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर करा था, जहां पर हाई डिनोमिनेशन के नोट्स जो थे, यानी कि 500 और 1000 के नोट्स गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइज कर दिए थे, यानी कि अब से वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो जित लोगों के पास जितने भी 500 और 1000 के नोट थे, अब वो लोगों को बैंकों में जमा करवा कर न्यू करेंसी विड्रॉ करवानी थी। ठीक है, सो दिस कंप्राइजेस ऑफ ऑलमोस्ट 86% ऑफ द कंट्रीज टोटल कैश सप्लाई। क्लियर है? सेंस ये करेंसी अब से इनवैलिड हो गई थी, तो लोगों को लंबे लंबे लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा था इन फ्रंट ऑफ द बैंक, सो दैट वो अपनी पुरानी करेंसी बैंक में डिपॉजिट करवा कर न्यू करेंसी विड्रॉ करवा सके। अब गवर्नमेंट ने विड्रॉल पर भी एक लिमिट लगा दी थी कि यानी कि आप एक बार में 2000 से ऊपर विड्रॉल नहीं करवा सकते थे। ठीक है, तो अब जितना भी पैसा बैंक में जमा करवा रहे हो, बदले में बैंक आपको एक 2000 का नोट दे देती थी। ठीक है, फर्दर 19 मई 2023 को आरबीआई ने अनाउंस करा कि आरबीआई ने 2000 के नोट्स को भी विड्रॉ करवाने के लिए अनाउंस करा, यानी कि लोगों को एनकरेज करा गया था कि जिनके पास भी 2000 के नोट्स है वो भी बैंकों में वापस जमा करवा दे। ठीक है, सो बेसिकली 2016 में इंडिया में पहली बार डिमोनेटाइजेशन नहीं हुई थी। इससे पहले भी इंडिया में और 2 बार डिमोनेटाइजेशन हो चुकी थी, यानी कि इंडिया में 2016 से पहले 1948 एंड 1978 में ऑलरेडी डिमोनेटाइजेशन हो चुकी थी। क्लियर है बात? ओके, अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं व्हाट वर द एम्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, यानी कि डिमोनेटाइजेशन करने के बिहाइंड हमारा गवर्नमेंट का पर्पस क्या था। ठीक है, सो पहला पर्पस था दैट वाज टू कर्ब करप्शन, यानी कि लोग एक दूसरे को जो भी ब्राइब देते थे वो सब कुछ कैश की फॉर्म में होता था। तो अब जितने भी लोगों के पास ब्राइब का पैसा है, ठीक है, जितना भी लोगों का ब्लैक मनी है, अब वो सब कुछ बैंकों में जमा होने ही वाला था, बिकॉज अब लोगों को मजबूरन अपना पुराना करेंसी बैंक में जमा करवा कर न्यू करेंसी विड्रॉ करना था। नेक्स्ट, काउंटरफीटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज, यानी कि जितने भी 500 और 1000 के नोट्स इलीगल एक्टिविटीज में यूज हो रहे थे ना, अब वो सब कुछ बैंकों में वापस आने वाला था, जिसकी वजह से इलीगल एक्टिविटीज भी हमारी बंद होने वाली थी। ठीक है, थर्ड, टू स्टॉप द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, यानी कि इनकी वजह से जितना भी ब्लैक मनी था अब वो भी बिल्कुल बंद होने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट, टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है? टैक्स की चोरी भी बंद होने वाली थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई अर्न 10 लाख रुपीज इन एन ईयर, जिसमें से मैं बैंक को सिर्फ जिसमें से मैं गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपीज ही डिस्क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बचा हुआ 3 लाख रुपए तो मैं गवर्नमेंट को डिस्क्लोज ही नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और इस पे जो भी मुझे टैक्स देना पड़ रहा था मैं वो भी पे नहीं कर रही हूँ गवर्नमेंट को। ठीक है, बट अब ये सारा का सारा पैसा मुझे वापस से बैंक में जमा करवाना पड़ेगा, कि मजबूरन अब मुझे पुरानी करेंसी को डिपॉजिट कर कर न्यू करेंसी इशू करनी ही थी। ठीक है, जिसकी वजह से जितना भी ये पैसा है वो बैंक में जमा करवाना पड़ेगा मुझे, और इस अमाउंट पर मुझे टैक्स भी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अब। ठीक है, नेक्स्ट, टू प्रिवेंट टेरर फंडिंग। इसका मतलब क्या है? बहुत सारी इकोनॉमी में ना फेक करेंसी भी सर्कुलेट हो रही थी। ठीक है, अब डिमोनेटाइजेशन के आने के बाद सारी की सारी करेंसी सिंस बैंक में डिपॉजिट हो रही है, तो फेक करेंसी भी आइडेंटिफाई होगी, जिसकी वजह से टेरर फंडिंग भी हमारी रिड्यूस होगी। ठीक है, नेक्स्ट, टू प्रमोट कैशलेस और कैश लाइट इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो है ना वो ऑनलाइन ही हो रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से इट हेल्प टू प्रमोट अ कैशलेस और अ कैश लाइट इकोनॉमी। नेक्स्ट, चैनलाइजिंग द सेविंग्स इनटू फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, यानी कि अब ज्यादा से ज्यादा तो पैसा था ना वो बैंकों में आ रहा था और ज्यादा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा था। क्लियर? तो आई होप ये सारे के सारे डिमोनेटाइजेशन के एम क्लियर हुए हैं सभी को। ओके,
ये अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, यानी कि डिमोनेटाइजेशन के आफ्टर इफेक्ट्स, यानी कि इफेक्ट्स क्या है। सबसे पहले तो कैश ट्रांजैक्शन थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई थी बिकॉज लोग अब ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट प्रेफर कर रहे थे। नेक्स्ट, बैंक डिपॉजिट्स अब बढ़ गए थे बिकॉज अब लोगों को ज्यादा ज्यादा पैसा बैंकों में जमा करवाना पड़ रहा था। ठीक है। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द फाइनेंशियल सेविंग्स, इसका मतलब क्या है कि अब ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो बैंकों में जमा हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट, रियल एस्टेट के प्राइसेस अब गिर गए थे बिकॉज लोगों के पास अभी इतना पैसा नहीं था, तो लोगों की डिमांड कम होने की वजह से रियल एस्टेट के प्राइसेस थोड़े से फॉल हो गए थे। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू प्रमोट डिजिटाइजेशन, इसका मतलब क्या है ज्यादा ज्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन हो रही थी जिसकी वजह से ई वॉलेट्स की भी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। ओके। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द इनकम टैक्स कलेक्शन, बिकॉज अब लोगों को ज्यादा ज्यादा इनकम, बिकॉज अब लोगों को मजबूरन इनकम डिस्क्लोज करनी पड़ी थी जिसकी वजह से इनकम टैक्स कलेक्शन भी अब ज्यादा हो गई थी। बट एक सेक्टर है जहां पर कोई इफेक्ट नहीं आया था, दैट वाज द पब्लिक सेक्टर वेल्थ, पब्लिक सेक्टर की वेल्थ पर डिमोनेटाइजेशन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया था। ओके फाइन, तो आई होप डिमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है सभी को। ऑलराइट, so next now we study about goods and service tax. okay, so देखो सिंपल सी बात है, दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि डायरेक्टली एक कंज्यूमर की इनकम पर लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कंज्यूमर की इनकम पर नहीं लगता बल्कि किसी गुड या किसी सर्विस की सप्लाई पर लगता है। ठीक है। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। Clear? So it is a comprehensive indirect tax which has replaced many indirect taxes in the country. पहले जीएसटी के पहले इंडिया में बहुत सारे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, लाइक सेल्स टैक्स हो गया, वैट था, ऑक्ट्रॉय था, लग्जरी टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, सर्विस टैक्स था, ऐसे पहले बहुत सारे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे इंडिया के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को मल्टीपल रिटर्न ऑन असेसमेंट फाइल करनी पड़ी थी। बट जीएसटी आने के बाद सारे के सारे टैक्सेस को सबसम कर दिया अंडर जस्ट वन टैक्स एंड विच इज नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। ओके, सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को पास किया गया था एंड 1 जुलाई 2017 को ये एक्ट एक्चुअल में इफेक्ट में आया था। तो ये दोनों डेट्स अच्छे से कर लो बिकॉज दीज डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकती हैं। ओके फाइन, नाउ व्हाट वर द फीचर्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के फीचर्स क्या थे। पहला, ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स का मतलब क्या होता है कि ये बहुत सारे टैक्स को जोड़कर बना है। ठीक है, ये बहुत सारे टैक्सेस को जोड़कर बना है, इसलिए इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स बोला जाता है। नेक्स्ट, जीएसटी एक मल्टी स्टेज टैक्स है। मल्टी स्टेज टैक्स का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई गुड खरीदा 100 रुपए का, उस पर मैंने गवर्नमेंट को 5% जीएसटी दिया, तो ये गुड एक्चुअल में कितने का हो गया, ये गुड हो गया 100 रुपए का। ठीक है, अब ये 100 रुपए का गुड आगे मैंने किसी और को बेचा 200 रुपए का। ठीक है, अब इस 200 रुपए में पर मैं दोबारा से गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये गुड कितने का हो गया, ये गुड हो गया 110 रुपए का। क्लियर है। अब फर्दर ये पर्सन आगे जिसको भी ये गुड आगे सेल करेगा, अब उस पर दोबारा से ये टैक्स लगेगा। ठीक है, तो जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो हर एक स्टेज पर लगता है, देयरफॉर इट इज नोन एज अ मल्टी स्टेज टैक्स। क्लियर है बात। ओके, नेक्स्ट, इट इज एन इट जीएसटी प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है वो अच्छे से समझेंगे सारे। ठीक है, जैसे अभी हमने करा, हमने 100 रुपए का एक गुड खरीदा जिस पर 5% जीएसटी पे करा। ठीक है, जिस पर 5% मैंने जीएसटी पे करा, तो ये गुड एक्चुअल में कितने का हो गया, ये हो गया 105 रुपए का। ठीक है, अब आगे ये मैंने किसी और को बेचा 200 रुपए का। क्लियर, और इस पर दोबारा से गवर्नमेंट को पे करना पड़ा 5% जीएसटी, तो ये गुड हो गया आगे 210 रुपए का। क्लियर है। तो यहाँ पर अब आप क्लियरली देख रहे हो, मैं ऑलरेडी 5% जीएसटी पे कर चुकी हूँ, यानी कि मैं ऑलरेडी 5 रुपीज जीएसटी पे कर चुकी हूँ। तो अब ये जो 200 पर जीएसटी पे करना पड़ रहा है, ये 10 रुपए जीएसटी पे करना है। अब गवर्नमेंट को मुझे क्या 10 रुपीज जीएसटी देना है, बिल्कुल भी नहीं।
मुझे डिफरेंस देना है गवर्नमेंट को इसका, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 रुपए का जीएसटी कलेक्ट करा, मैंने 10 रुपए का जीएसटी कलेक्ट करा किस पर, जब मैंने एक गुड को बेचा तब मैंने 10 रुपए का जीएसटी कलेक्ट करा, ठीक है। तो ये जीएसटी लगा आउटपुट पर, इसीलिए इसको कहते हैं आउटपुट टैक्स, ठीक है। अब मैंने जब रॉ मटेरियल परचेज करा था, जब मैंने इनपुट परचेज करा था, तब मैं 5 रुपए जीएसटी ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुकी थी। देयरफॉर ये जो टैक्स है दिस इज योर इनपुट टैक्स, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंस ही पे करना है, यानी कि गवर्नमेंट को मैं सिर्फ और सिर्फ अब 5 रुपीज ही पे करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी 5 रुपीज टैक्स में गवर्नमेंट को एक बार पे कर चुकी थी प्रायर पहले। क्लियर है। सो जब भी जीएसटी लगता है ना, तो एक प्रोड्यूसर की जेब से कुछ भी नहीं जाता, प्रोड्यूसर को अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ता, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल कुछ जीएसटी पे कर कर कुछ गुड खरीदा, आगे मैंने उस गुड को कस्टमर को बेचा, तो मैंने कस्टमर से फॉर एग्जांपल 10 रुपए जीएसटी लिए, 10 रुपए मैंने कस्टमर से जीएसटी लिया, और मैंने पीछे 5 रुपए ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर चुकी हूँ, तो अब मैं गवर्नमेंट को सिर्फ बैलेंस जीएसटी ही पे करूंगी, ठीक है। क्लियर है बात। इस वजह से जीएसटी प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर है बात। ओके। ऑल्सो जीएसटी का एक और फीचर है, दैट इज ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली में बैठी हूँ और मैं महाराष्ट्र में कोई गुड सेल कर रही हूँ, ठीक है, तो अब जो जीएसटी है ना, वो दिल्ली गवर्नमेंट नहीं, अब वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी। इसका मतलब क्या है कि गुड जहां पर मैन्युफैक्चर होता है वहां पर जीएसटी कलेक्ट नहीं किया जाता, वेयर एज वो गुड जहां पर कंज्यूम होता है ना, वहीं पर वो टैक्स कलेक्ट होता है, ठीक है। इस वजह से दिस इज नोन एज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। क्लियर। तो आई होप सभी को ये 4 फीचर्स क्लियर हैं ऑफ जीएसटी। ओके। नेक्स्ट, देर आर अ फ्यू मोर फैक्ट्स अबाउट जीएसटी। पहला कि एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर है, बिकॉज जीएसटी ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबसम कर दिया है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन प्राइजेस, यानी कि जीएसटी आने के बाद लग्जरी गुड्स जो है वो और एक्सपेंसिव हो गए और मास कंजम्पशन गुड्स थोड़े से चीपर हो गए। नेक्स्ट, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चर जहां पर वो गुड या सर्विस हुआ है वहां पर वो टैक्स नहीं पे होता, वेयर एज जहां पर भी उस गुड की कंजम्पशन होती है खाली वहीं पर उस जीएसटी पे होता है, वही गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट कर सकती है। ओके फाइन। नाउ फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट जीएसटी हमें पढ़नी है। सो जीएसटी इज बेस्ड अपॉन द क्रेडो ऑफ वन नेशन वन टैक्स, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला अगर पूरा का पूरा नेशन एक ही है तो इतने मल्टीपल टैक्सेस क्यों हो, तो पूरे के पूरे नेशन पर अब से एक ही टैक्स लगेगा, एंड दैट इज नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर है बात। अब जीएसटी ने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस और 23 सेस को रिप्लेस कर दिया, और ये सब कुछ अब सिंगल जीएसटी में ही सबसम हो गया था। तो अब लोगों को मल्टीपल रिटर्न्स भरने की जरूरत नहीं है, अलग अलग रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, अब खाली एक ही टैक्स कलेक्ट होगा, दैट इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके फाइन। नेक्स्ट, कुछ और पॉइंटेज है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर अभी तक जीएसटी नहीं लगा है, बट आने वाले कुछ समय पर उस पर जीएसटी लग जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट, अल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगता है, इस पर गवर्नमेंट वैट चार्ज करती है। क्लियर। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पर जीएसटी भी लगता है और इस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी पे होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, जीएसटी में टोटल 6 स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं, 0%, 3%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है। 0% जीएसटी उन गुड्स पे लगता है लाइक जो हमारे कंज्यूमर प्राइस बास्केट के कम से कम 50% गुड्स होते हैं ना, उन पर बिल्कुल कोई जीएसटी नहीं लगता। गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिकल्स पर 3% जीएसटी लगता है, और जितने भी मास कंजम्पशन गुड्स होते हैं उन पर 5% जीएसटी लगता है। प्रोसेस फूड्स पर 12% जीएसटी लगता है, एंड हेयर ऑयल, सोप, आइसक्रीम हो गया, इन पर 18% जीएसटी लगता है। एंड जितने भी लग्जरी गुड्स हो गए, लग्जरी कार्स हो गए, लग्जरी बैग्स हो गए, इन पर 28% जीएसटी लगता है। क्लियर। तो जीएसटी के कुल 6 रेट्स होते हैं। क्लियर है बात। ओके नेक्स्ट विल डू टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। तो जीएसटी के अंडर टोटल 3 टैक्सेस होते हैं,
पहला सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, सो जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है ना, ये इंट्रा स्टेट टैक्स होता है, क्लियर। और जो आईजीएसटी होता है ये इंटर स्टेट टैक्स होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में ही ना एक मैन्युफैक्चरर ने एक कस्टमर को शुगर बेची। ठीक है, अब शुगर पर हमें पता है 5% जीएसटी लगता है। ठीक है, शुगर पर 5% जीएसटी लगता है। ठीक है, तो क्या होगा, इस 5% जीएसटी का आधा आधा होगा, यानी कि 2.5% इसका होगा, जहां पर 2.5% जीएसटी जो है वो लगेगा सीजीएसटी, वो सीजीएसटी लगता है, और 2.5% लगेगा एसजीएसटी। ठीक है, 5% में 2.5% सीजीएसटी लगेगा और 2.5% एसजीएसटी लगेगा, यानी कि जो भी उस गुड पर टैक्स लगा है ना, 2.5% उसका अमाउंट सेंटर को जाएगा और 2.5% उसका अमाउंट स्टेट को जाएगा। क्लियर है? सो सीजीएसटी इज अ टैक्स लीव्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई विच इज कलेक्टेड बाय सेंटर, और एसजीएसटी जो होता है इट इज इंट्रा स्टेट टैक्स जो कि स्टेट कलेक्ट करती है। क्लियर? अब थर्ड इज योर आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक गुड हम दिल्ली से पंजाब में बेचते हैं तो इस पे ना ही सीजीएसटी लगेगा और ना ही इस पे एसजीएसटी लगेगा, बल्कि इस पे लगेगा आईजीएसटी, यानी कि जो भी हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिल्ली से पंजाब हमने शुगर बेची और शुगर पर लगा 5% जीएसटी। ठीक है, तो ये 5% जीएसटी जो है ना ये जाएगा टू द सेंटर। क्लियर? ये 5% जीएसटी सेंटर को जाएगा, क्लियर, विच इज नोन एज आईजीएसटी। क्लियर है? ओके, फाइन। नाउ लास्ट टॉपिक विच विल डू अबाउट फ्यू बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के कुछ बेनिफिट्स है। सबसे पहले इससे टैक्सेस का प्रोसीजर जो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया और इससे ट्रांसपेरेंसी भी आई, बिकॉज अब हमें एक ही टैक्स भरना पड़ रहा था। नेक्स्ट, बिजनेसेस को रन करने में भी अब इजी हो गया था लोगों बिजनेसमैन के लिए। नेक्स्ट, रिड्यूस द टैक्स बर्डन बाय एलिमिनेटेड टैक्सेस ऑन टैक्सेस, यानी कि पहले टैक्स पे टैक्स लग रहा था, अब वो भी बर्डन एलिमिनेट हो गया था। ठीक है, अब इससे क्या हुआ था, जीएसटी लगने के बाद से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ गई थी। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, टैक्सेस देने के बाद बचा हुआ पैसा जो होता है ना लोगों के हाथ में, दैट इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम। सिंस अब थोड़ा टैक्स बर्डन रिड्यूस हो गया था, जिसकी वजह से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी अब बढ़ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, इम्प्रूव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स को भरने का प्रोसीजर थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया था, और टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी भी अब बंद हो गई थी, कम हो गई थी। इससे गवर्नमेंट के टैक्स रिवेन्यूज भी बढ़े थे, अब कोई हिडन टैक्स भी नहीं रहा था। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी थी और इससे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट हो गई थी। क्लियर है? तो आई होप सभी को डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।